Good morning, class 12th, Political Science, Chapter 4, South Asia and the Contemporary World. This is the fourth video of this chapter. In this video, we will understand the notes, page number 82 to 85. Or specifically, we will study about Nepal in this video. Monarchy and democracy in Nepal. Monarchy is what? A किंग सिस्टम, यानी कि जहाँ पर आपके पास जो रूलर्स हैं वो कौन है, कोई किंग या कोई क्वीन, तो आप उसे मोनार्क या मोनार्की सिस्टम कहते हैं. अप्रैल 2006 लोकतंत्र आंदोलन वॉज देयर एंड मैसिव कंट्री वाइड, यानी कि पूरी कंट्री में वाइड स्प्रेड हुआ, पूरे नेपाल में नॉन वायलेंट रहा, led by 7-party alliance which is known as SPA, the 7 parliamentary parties who led about 90% of the seats in the old dissolved parliament. यानी कि बेटा पहले सिस्टम क्या रहा, दो राजा रहे, राजा ज्ञानेंद्र देव और नरेंद्र देव. तो राजा ज्ञानेंद्र देव जो हैं वन ऑफ दी गुड रूलर्स में काउंट होते थे, और राजा ज्ञानेंद्र ने खुद ही मोनार्की को ख़त्म करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सेटअप करने का प्लानिंग किया और लोगों को राइट्स, पावर्स, ये सब चीज़ें देना शुरू की. उनकी डेथ हो गई और उनके बाद जो नरेंद्र देव राजा आए उन्होंने वो सारा का सारा पावर ख़त्म कर दिया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को फिर से ट्रांसफॉर्म करके मोनार्कियस गवर्निंग सिस्टम में शिफ्ट कर दिया. तो फिर एक 7 पॉलिटिकल पार्टी या 7 पार्टी अलायंस बनाया गया, द 7 पार्लियामेंट्री पार्टीज, SPA जिसे कहा जाता है शॉर्ट में. उन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च किया जो कि मैसिव, बहुत बड़ा रहा, कंट्री वाइड पूरे नेशन में वाइड स्प्रेड किया गया और नॉन वायलेंट मूवमेंट रहा. और इसी पॉलिटिकल पार्टी की हेल्प से कोशिश की गई कि जो डिसॉल्व पार्लियामेंट है, जो पहले पार्लियामेंट सेटअप की गई और जिसे डिसॉल्व कर दिया गया, उसकी सीट या उसे दोबारा से सेटअप किया जा सके. पेज नंबर 83. Maoist and social activist which forced the king to restore democracy in Nepal. अब बेटा ये जो मूवमेंट चल रहा था ना डेमोक्रेसी को सेटअप करने का, ये सिर्फ लोकल पॉपुलेशन नहीं स्टार्ट कर रही थी या सेटअप कर रही थी. वहाँ पे जो माओइस्ट ग्रुप हैं वो भी चाहते थे कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी या थोड़ा बहुत पावर उनको भी एडमिनिस्ट्रेशन में मिल जाए. तो दे वर ऑल्सो रनिंग अ मूवमेंट अगेंस्ट द मोनार्क टू गेट द पावर एंड द अथॉरिटी टू द माओइस्ट और टू द लोकल पॉपुलेशन एज वेल. May 2008, abolition of the monarchy, the country has been in a serious political deadlock. कि मोनार्की आपने ख़त्म कर दी, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पा रहा है क्योंकि कहीं पर माओइस्ट चाहते हैं हमें पावर ज़्यादा मिले, कहीं पर लोग चाहते हैं डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए प्योर, और मोनार्क भी जो हैं कहीं ना कहीं डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करते हैं कि भैया अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना भी रहे हो तो थोड़ा बहुत पावर हमें भी दे दिया जाए. तो इस तरीके से एक डेडलॉक चलता रहा पूरे नेशन में. एंड with the abolition of the monarchy, the country has been in a serious political deadlock over the constitution. राइटिंग कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा कैसे जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे सेटअप की जाएगी, पीस किस तरीके से डेवलप किया जाएगा, माओइस्ट इंसर्जेंसी या जो इंटीग्रेशन है नेपाल की सिक्योरिटी में, वो एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के सामने है. नेपाल की जो आने वाली गवर्नमेंट है, नेपाल की जो पॉपुलेशन है वहाँ पर उनको फेस करने को मिलती रही. तो ये एक बहुत प्रॉब्लम चलता रहा नेपाल में एक लंबे समय तक. इसके साथ बेटा अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार 2 मार्क में और 4 मार्क में आता है, तो आप इसे एज इट इज़ लर्न करने की कोशिश करें और ट्राई टू एसिमिलेट दिस टॉपिक. पॉइंट है, व्हाट आर द 3 challenges
टू फॉर्म और टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी इन नेपाल। चैलेंजेस क्या हैं हमारे लिए? तो 3 मेजर चैलेंजेस हमारे पास रहते हैं बेटा। पहला चैलेंज है द माओइस्ट हु बिलीव इन आर्म इंस्ट्रक्शंस अगेंस्ट द मोनार्क एंड द रूलिंग एलिट्स। वो क्या चाह रहे हैं? माओइस्ट बिलीव करते हैं कि हमें मोनार्क और जो रूलिंग एलिट्स हैं, यानी कि जो रिच पॉपुलेशन है या फिर जो डोमिनेटिंग पॉपुलेशन है, उसके अगेंस्ट हमें गवर्नमेंट तैयार करें। नाउ दे वांट द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड रेडिकल प्रोग्राम्स फॉर सोशल रीस्ट्रक्चरिंग। रेडिकल का मतलब क्या है? एक रिजिड प्रोग्राम्स चाहते हैं जिसमें आर्म्स को भी वो इम्पोर्टेंस देंगे, और ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप किया जाए वो माओइस्ट को फेवर करने वाला चलना चाहिए। और माओइस्ट एक ऐसा ग्रुप है बेटा, वर्ल्ड वाइड, इंडिया में भी कई जगहों पर रूल करते हैं, ठीक है। तो इनका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि आप आर्म्स की हेल्प से, वेपन्स की हेल्प से, हथियारों की हेल्प से आप गवर्नमेंट चलाओ, और पीस और स्टेबिलिटी जैसी कोई चीज़ माओइस्ट गवर्नमेंट में नहीं चलती। तो ये एक चैलेंज रहा कि भैया या तो हम डेमोक्रेसी अगर हम चलाते हैं तो माओइस्ट का गवर्नमेंट पूरी तरीके से नहीं चल सकता, और माओइस्ट चाहते हैं कि आप ऐसी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करें कि जिसमें हमें भी पावर मिल जाए थोड़ा बहुत अथॉरिटी के साथ, और जो दोनों चीज़ें एक साथ बैलेंस करना किसी भी नेशन के लिए इम्पॉसिबल सा है। सेकेंड चैलेंज में हम लोग देखते हैं सम सेक्शन स्टिल थिंक अबाउट द नॉमिनल मोनार्की इज नेसेसरी इन नेपाल टू रिटेन इट्स लिंक विद द पास्ट। अब कुछ लोग ये मानते हैं कि भैया हम हमेशा से मोनार्किस गवर्निंग सिस्टम को चलाते आ रहे हैं, और जो कोइराला फैमिली है ये इस पूरे रीजन को रूल करती आई है, और हमारा एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के साथ हम उसके साथ कनेक्टेड हैं। तो दे वांट कि मोनार्की आए, पर नॉमिनल मोनार्की आए। पर जब मोनार्की है, आप एक फैमिली के लोगों को ही नॉमिनेट करोगे बार बार, तो फिर वो फैमिली का डोमिनेंस हो जाएगा, तो उसको तो आप डेमोक्रेसी के साथ रिलेट ही नहीं कर सकते, विच इज़ अगेन वेरी डिफिकल्ट फॉर नेपालीज टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी। थर्ड पॉइंट, डिफरेंसेस बिटवीन द माओइस्ट एंड द पार्टीज, यानी कि जो 7 पॉलिटिकल पार्टी अलाइंसेज हैं या 7 पार्लियामेंट्री पार्टी अलाइंस है, वो माओइस्ट के साथ नेगोशिएशन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि माओइस्ट की डिमांड्स अलग हैं। एसपीए की डिमांड प्योर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, जो कि एक कंप्लीट डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करने में नेपाल के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई है। नेक्स्ट पेज में बेटा, या पेज नंबर 84 से हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से नेपाल, जो कि एक हिंदू किंगडम रहा पास्ट में, जब हम लोग कोइराला फैमिली की बात करते हैं जो कि रूलर या मोनार्की चला रहे हैं, तो किस तरीके से एक हिंदू किंगडम से एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में, और एक ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट है उनके बीच में। एक तरफ डेमोक्रेट्स हैं जो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना चाहते हैं, एक तरफ मोनार्क हैं जो अपना डोमिनेंस मेंटेन करके रखना चाहते हैं, और तीसरी साइड पे आपके पास माओइस्ट हैं जो ये चाहते हैं कि भैया ये दोनों का डोमिनेंस ख़त्म हो और हमारा डोमिनेंस आना शुरू हो जाए, जो ताकि हम लोग वेपन्स की हेल्प से या हथियारों की हेल्प से लोगों को डरा धमका कर रूल करते रहें। तो ये तीनों का एक ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा था लंबे समय से। नेपाल हिंदू किंगडम इन द पास्ट, पहले एक हिंदू किंगडम रहा, अब वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या है? पीपल डिमांडेड मोर राइट्स। राइट्स तो दिए गए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में, पार्लियामेंट भी सेटअप की गई, कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया गया, पर नाम के लिए आपने थोड़ी बहुत राइट्स उनको दे दिए, क्योंकि इलेक्शंस नहीं होते, फ्री और फेयर तरीके से काम नहीं होता, तो उस डेमोक्रेसी का कुछ मतलब नहीं बनता। बट किंग विद द हेल्प ऑफ द आर्मी रिटेन फुल कंट्रोल ओवर द नेशन, यानी कि राजा ने दिखाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप की, इलेक्शंस वगैरह कराए, पर ज़्यादातर पावर सारी की सारी अपने पास रखी, और अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए नेशन की आर्मी की हेल्प लेते रहे हमेशा। इसके बाद रिस्ट्रिक्टेड या रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल, यानी कि नेपाल की डेमोक्रेसी के लिए जो लोग डिमांड कर रहे हैं आप उसे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि हम ये सब डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में नेपाली या नेपाली पॉपुलेशन को फेस करनी पड़ी।
1990 का टाइम पीरियड जब आया बेटा, तो वहाँ पर प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट या प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट लॉन्च होने स्टार्ट हुए, जिन्होंने न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की। यानी कि एक लंबे समय तक आपने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में एक टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन चलाया, जिसमें आपके पास ज़्यादा राइट्स या पावर्स या कुछ आपके लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं हो रहा था। बाद में उस टेम्परेरी या फिर उस नॉट सो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की डिमांड आई। प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, जिसको आप सेकेंड वेव ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं कई बार, और एक न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को सेटअप करने की डिमांड रेज की गई। नेशन वॉज मोर इन्फ्लुएंस्ड विद माओइस्ट, क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन को वो भी डरा धमका कर रूल कर रहे थे। आर्म इंसरेक्शंस अगेंस्ट द मोनार्क एंड द रूलिंग एलिट्स ग्रुप, माओइस्ट ने भी और लोगों ने भी आर्म्स के थ्रू डराने की धमकाने की कोशिश की गई। किसको? मोनार्क्स को भी और एलिट ग्रुप्स को भी। एक वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, किसके बीच में? माओइस्ट गोरिल्लास के बीच में, जो अपनी वेपन्स और अपने आर्म्स को यूज़ कर रहे हैं जीतने के लिए, और दूसरी तरफ किंग और उसकी मिलिट्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कौन फंसा हुआ है? लोकल पॉपुलेशन फंसी हुई है, जो कि डेमोक्रेसी चाहती है। एक ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिला। एक तरफ माओइस्ट ग्रुप है जो कि अपनी आर्म्स का यूज़ कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके पास मोनार्क्स हैं जो अपना फोर्स लगा रहे हैं ताकि नेपाल के ऊपर उनका कंट्रोल बना रहे, और तीसरी साइड पर लोकल पॉपुलेशन है जो छोटे छोटे मूवमेंट्स लॉन्च कर रही है माओइस्ट के अगेंस्ट, मोनार्क्स के अगेंस्ट, ताकि वो डेमोक्रेसी को फुल फ्लेज तरीके से या प्योर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को नेशन में स्टैब्लिश कर सके। इसके बाद है बेटा 2002 किंग सिस्टम वाज अबॉलिश्ड, और किंग ने बेसिकली बेटा पॉइंट नंबर 5 में हमें ये बताया जा रहा है कि 2002 के अंदर जो मोनार्क हैं उन्होंने पार्लियामेंट जो थोड़ा बहुत काम करती थी डेमोक्रेसी के हेल्प से, उस पार्लियामेंट को अबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। जितने भी थोड़ा बहुत इलेक्शंस के बाद जो पावर मिली थी किसी गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल पार्टी को, वो सारी ख़त्म कर दी गई। और जो डेमोक्रेसी के नाम पर लिमिटेड डेमोक्रेसी सेटअप की गई थी उसे भी ख़त्म कर दिया गया। यानी कि फिर से आप कहाँ पर आ गए? आपने बड़ी मुश्किल से एक स्ट्रगल किया और आपने मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ बढ़े, और फिर से आप कहाँ पर आ गए? आप फिर से मोनार्किस्ट गवर्निंग सिस्टम के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए गए। 2006 massive pro-democracy protest against the king was forced to restore the House of Representatives, जिसे कि 2002 में डिसॉल्व कर दिया गया था बाय द किंग। उसे दोबारा रीस्टोर करने के लिए मैसिव प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट किंग के अगेंस्ट चलने शुरू हुए। लार्ज प्रोटेस्ट लेड बाय SPA 7 पार्लियामेंट्री अलायंसेस, माओइस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट। यानी कि मोनार्क के अगेंस्ट SPA, माओइस्ट और सोशल एक्टिविस्ट सभी हैं, क्योंकि SPA जीतती है तो डेमोक्रेसी, सोशल एक्टिविस्ट और SPA जीतेंगे तो आपके पास प्योर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी आएगी, और माओइस्ट अगर जीतेंगे तो एक आर्म कन्फ्रंटेशन स्टार्ट हो जाएगा पूरे नेशन में। तो सभी कोशिश कर रहे हैं कि बस मोनार्कियस गवर्निंग सिस्टम को आप चेंज करने की कोशिश करें। इसके बाद है बेटा हमारे पास, जब हम लोग नेपाल के बारे में लास्ट में पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि एक ट्रांजिशन है नेपाल में जो हमें देखने को मिला है। वो क्या है? आप पहले मोनार्क की तरह काम कर रहे हैं, इसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ बढ़ रहे हैं, दोबारा लोग स्ट्रगल करते हैं और 2002 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को मोनार्की में बदल दिया जाता है। फिर लगभग 3-4 साल बाद 2006 के अंदर दोबारा एक सेकेंड वेव ऑफ डेमोक्रेसी आता है, जहां पर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप करने की बात करते हो। तो नेपाल के लिए एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप करने में भी एक अपने आप में स्ट्रगल है, और नेपाल ने एक स्ट्रगल देखा है कॉन्स्टिट्यूशन को सेटअप करने वाला, और इन दी एंड कई बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, डिसॉल्व की गई, क्योंकि
कभी माओइस्ट को रिप्रेजेंटेशन पूरा नहीं मिलता, कभी मुनार को रिप्रेजेंटेशन पूरा नहीं मिलता, कभी लोगों को रिप्रेजेंटेशन पूरा नहीं मिलता था। तो इस पूरे इम्बैलेंस से रिप्रेजेंटेशन के साथ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को दोबारा सेटअप किया गया और 2015 में एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया गया और तब से लेके आज तक लगभग 5 इयर्स हो गए हैं नेपाल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किए हुए। तब से लेके आज तक डेमोक्रेसी एक अच्छे तरीके से काम कर रही है वहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग बात करेंगे श्रीलंका के अंदर जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में।